नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज और मैं हूं मनोज प्रेम नारायण। इस वीडियो में हम लोग 8 से लेकर 15 जुलाई 2020 तक के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में व्याख्या के साथ हल करेंगे। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा प्रज्ञाता दिशा निर्देश जारी किया गया है? रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज इश्यूड प्रज्ञाता गाइडलाइंस? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। प्रज्ञाता का फुल फॉर्म क्या है? प्लान, रिव्यू, अरेंज, गाइड, याक जिसका मीनिंग होता है टॉक, असाइन, ट्रैक एंड अप्रिशिएट। डिजिटल या ऑनलाइन शिक्षा पर जारी यह दिशा निर्देश शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ऑनलाइन शिक्षा को आगे बढ़ाने की विस्तृत कार्य योजना प्रदान करते हैं। इस दिशा निर्देश में ऑनलाइन शिक्षा के 8 चरण बताए गए हैं। योजना, प्लान, समीक्षा, रिव्यू, व्यवस्था, अरेंज, मार्गदर्शन, गाइड, बातचीत, टॉक, असाइन, ट्रैक और सराहना करना यानी अप्रिशिएट शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य के साथ अपनी सीमाओं को साझा नहीं करता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट does not share its boundaries with the national Chambal sanctuary? The right answer is option number A, हरियाणा शेयर नहीं करता है। बाकी तीनों स्टेट राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश शेयर करते हैं। इसकी स्थापना 1979 में चंबल नदी की 425 किलोमीटर की लंबाई के साथ की गई थी। इसे नेशनल चंबल घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहा जाता है। यह अभयारण्य वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत संरक्षित क्षेत्र है। न्यूज में क्यों है? मध्य प्रदेश वन विभाग की नवीनतम डॉल्फिन जनगणना रिपोर्ट के अनुसार पिछले 4 वर्षों में चंबल नदी में डॉल्फिन की संख्या में 13% की कमी आई है। अभयारण्य में अब सिर्फ 68 डॉल्फिन बची हैं। 10 एशिया प्रशांत देशों में कैंसर से निपटने की तैयारी के आधार पर भारत को क्या रैंक मिली है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया in the 10 Asia Pacific countries based on their preparedness to deal with cancer? The right answer is option number D, 8वां रैंक मिला है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट कैंसर प्रिपेयर्डनेस इन एशिया पैसिफिक प्रोग्रेस टुवार्ड्स यूनिवर्सल कैंसर कंट्रोल में इंडेक्स ऑफ कैंसर प्रिपेयर्डनेस के अनुसार यह इंडेक्स 10 एशिया प्रशांत देशों ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड एवं वियतनाम के सामने कैंसर की चुनौती की जटिलताओं का वर्णन करता है। भारत को स्कोर मिला है 51.6 आउट ऑफ 100 और यह औसत जो क्षेत्रीय स्कोर है उससे थोड़ा कम है। औसत स्कोर रहा है 66.5। ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे है 92.4 स्कोर के साथ और सबसे नीचे है फिलीपींस 42.6 के साथ। दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? दुधवा टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में है। मुख्य रूप से लखीमपुर खीरी और बहराइच जिलों में फैला हुआ है और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य और कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य शामिल है इसमें। न्यूज में क्यों है? इस टाइगर रिजर्व में 118 सालों बाद दिखी है आर्किड फूल की दुर्लभ प्रजाति, जिसकी तस्वीर आप सामने देख सकते हैं। इस प्रजाति का नाम है यूलोफिया ऑब्टूसा, जिसे ग्राउंड आर्किड के रूप में भी जाना जाता है और यह IUCN की रेड लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पेसीज है। हाल ही में शुरू किए गए असीम पोर्टल का संबंध किस मंत्रालय से है? द रिसेंटली लॉन्च्ड असीम पोर्टल इज एसोसिएटेड विद विच मिनिस्ट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कौशल विकास एवं उद्यमिता, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। असीम का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग। यह पोर्टल 10 जुलाई को लॉन्च किया गया। असीम पोर्टल जो मोबाइल ऐप के रूप में भी उपलब्ध है को बेंगलुरु स्थित कंपनी बेटर प्लेस के सहयोग से नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा विकसित एवं प्रबंधित किया गया है और इस पोर्टल में 3 IT आधारित इंटरफेस है। भारत की सबसे बड़ी तितली के रूप में हाल ही में किसकी खोज हुई है? विच बटरफ्लाई हैज रिसेंटली बीन डिस्कवर्ड एज इंडियाज लार्जेस्ट बटरफ्लाई? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, गोल्डन बर्डविंग। तस्वीर देखिए सामने। 88 वर्षों बाद भारत की सबसे बड़ी तितली होने का उपाधि इसे दिया गया है। इस हिमालयी तितली की प्रजाति ने उस अज्ञात प्रजाति का स्थान लिया है जिसे एक ब्रिटिश सेनाधिकारी ब्रिगेडियर इवांस ने
1932 ईस्वी में खोजा था। मादा गोल्डन वर्डविंग को उत्तराखंड की दीदी घाट से, जबकि नर गोल्डन वर्डविंग को मेघालय के शिलांग में वांखर बटरफ्लाई म्यूजियम से खोजा गया है। जुलाई 2020 के द्वितीय सप्ताह में किस शहर से भारत वैश्विक सप्ताह 2020 सम्मेलन का आयोजन किया गया है? इंडिया ग्लोबल वीक 2020 कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड इन द सेकेंड वीक ऑफ जुलाई 2020 फ्रॉम विच सिटी? किस शहर से पूछा जा रहा है, क्योंकि ये वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया गया था। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लंदन से इसका आयोजन हुआ था। इस सम्मेलन का उद्घाटन पीएम मोदी ने वर्चुअली किया था। उद्देश्य इसका है भारत की व्यापार एवं विदेशी निवेश प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करना और सामरिक एवं सांस्कृतिक अवसरों का पता लगाना एवं इन क्षेत्रों में आने वाली चुनौतियों को समझना एवं उचित निर्णय लेना। यूके स्थित मीडिया हाउस इंडिया इंक ग्रुप इस कार्यक्रम को वार्षिक तौर पर आयोजित करता है और इस बार की थीम रही है, सामने स्क्रीन पे देखिए, बी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड। एशिया के सबसे बड़े प्रमाणित टीयर 4 डेटा सेंटर का हाल ही में किस राज्य में उद्घाटन किया गया है? एशियाज लार्जेस्ट सर्टिफाइड टीयर 4 डेटा सेंटर हैज रिसेंटली बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई के पास इसका वर्चुअल उद्घाटन किया है। इस निजी डेटा सेंटर का उपयोग इंजीनियरिंग और रियल एस्टेट व्यवसायों द्वारा किया जाएगा। यह डेटा सेंटर नवी मुंबई के पनवेल क्षेत्र में 600 एकड़ की हीरा नदानी फॉर्चून सिटी के अंदर स्थित है। भारत ने ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स ग्रेटी 2020 में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स ग्रेटी 2020? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 34। इसका समग्र स्कोर रहा है भारत का 2.69। ग्रेटी द्विवार्षिक रूप से अमेरिका स्थित संपत्ति और निवेश प्रबंधन सेवा फर्म जॉन्स लैंग लासेल द्वारा यानी JLI द्वारा जारी किया गया है। ग्रेटी के 11वें संस्करण में कुल 163 शहरों और 99 देशों को शामिल किया गया है। नंबर 1 पे रहा है यूके जिसका स्कोर था 1.31। सेकेंड प्लेस पे रहा है USA। किस संस्थान ने शुद्ध नामक एक अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग उत्पाद विकसित किया है? विच इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड एन अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग प्रोडक्ट कॉल्ड शुद्ध? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, IIT कानपुर ने। यह डिवाइस केवल 15 मिनट में 10 बाय 10 वर्ग फुट के कमरे को कीटाणु रहित करने में सक्षम है। कीटाणु शोधक सहायक शुद्ध स्मार्टफोन संचालित है और आसान है। इसमें 6 UV लाइट है। 3 सार्वजनिक क्षेत्र की जनरल इंश्योरेंस कंपनियों में पूंजी निवेश के लिए हाल ही में 12,450 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इनमें कौन शामिल नहीं है? रिसेंटली 12,450 crore rupees have been given for capital investment in 3 public sector general insurance companies. Which one is not included in the list? The right answer is option number B, New India Assurance Limited। और बाकी इंक्लूड है, देखिए इसमें नाम से ही पहचान सकते हैं, तीनों में इंश्योरेंस लगा, देखिए यहाँ इंश्योरेंस है, यहाँ इंश्योरेंस है और यहाँ इंश्योरेंस है। जबकि जो ऑप्शन सही है जो कि इंक्लूड नहीं है उसमें एश्योरेंस लगा हुआ है। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की 3 साधारण बीमा कंपनियों के विलय की प्रक्रिया को रोकने और इनमें नई पूंजी डालने का फैसला किया है। विलय की घोषणा यूनियन बजट 2019 में की गई थी, लेकिन अब इसे विलय नहीं किया जाएगा बल्कि इसमें पूंजी डाला जाएगा। 3,475 करोड़ रुपए की पूंजी चालू वित्त वर्ष में जारी की जाएगी, जबकि 6,475 करोड़ रुपए की शेष पूंजी बाद में प्रदान की जाएगी। किस राज्य के नादौन पुलिस थाने को भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा दिया गया है? Which state's Nadon police station is rated as the best police station in India? The right answer is option number D, ये हिमाचल प्रदेश में है और हमीरपुर जिला में। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा इस पुलिस स्टेशन को उत्कृष्टता पत्र यानी सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेलेंस प्रदान किया गया। पुलिस थानों को रैंकिंग भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाती है, जिसे हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा DGP सम्मेलन के दौरान एक समारोह में जारी किया गया था। भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत कहाँ की गई है? वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट स्टेट लेवल ई लोक अदालत स्टार्टेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ में, और वो भी बिलासपुर जिले में। राज्य स्तरीय ई लोक अदालत छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में आयोजित की गई। इसका उद्घाटन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति PR रामचंद्र मेनन ने किया। ई लोक अदालत उच्च न्यायालय के साथ सभी जिला न्यायालयों और तहसील न्यायालयों में भी आयोजित
की जा रही है। ICMR और भारत बायोटेक द्वारा विकसित कोरोना की वैक्सीन कोवैक्सीन का कोड नेम क्या रखा गया है? व्हाट इज द कोड नेम ऑफ द कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन डेवलप्ड बाय ICMR एंड भारत बायोटेक? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए BBV152। इस वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गया है। अब अगर यह दवा परीक्षण में पास हो जाती है तो भारत पहली कोरोना वैक्सीन बनाने में कामयाब हो जाएगी। पूरी दुनिया में कोरोना की 140 वैक्सीन पर काम हो रहा है जो ट्रायल के विभिन्न फेज में है। हाल ही में किस देश ने घोषणा किया है कि वह कोविड-19 की वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल पूरा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? Which country has recently announced that it has become the first country in the world to complete the human trial of COVID-19 vaccine? The right answer is option number B। इसकी घोषणा रूस ने की है। रूस के सेचेनोव विश्वविद्यालय का कहना है कि वैक्सीन के सभी परीक्षणों को सफलतापूर्वक संपन्न कर लिया गया है। यदि यह दावा सच निकलता है तो यह कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन होगी। डॉक्टर पराग चिटनिस को किस देश की शीर्ष कृषि अनुसंधान फर्म NIFA के कार्यवाहक निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है? डॉक्टर पराग चिटनिस हैज बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग डायरेक्टर ऑफ NIFA, द टॉप एग्रीकल्चरल रिसर्च फर्म ऑफ विच कंट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ये अमेरिका की है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। अमेरिका में सभी संघ वित्त पोषित कृषि अनुसंधानों का मुख्य संचालक है। इस साल की शुरुआत में पराग चिटनिस को विभिन्न कार्यक्रम के लिए एसोसिएट निदेशक नामित किया गया था। वे निफा की लगभग 1.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुसंधान परियोजनाओं के कार्यान्वयन का नेतृत्व करते हैं। किस देश ने सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण हेतु गिनीज बुक रिकॉर्ड में स्थान प्राप्त किया है? विच कंट्री हैज एंटर्ड इन द गिनीज बुक रिकॉर्ड फॉर द लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अपना प्यारा देश भारत। भारत की 2018 बाघ गणना ने कैमरा ट्रैपिंग के जरिए दुनिया का सबसे बड़ा वन्यजीव सर्वेक्षण का कीर्तिमान बनाने के लिए ये रिकॉर्ड बुक में दर्ज हुए हैं। अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2018 के चौथे चक्र में देश में 2967 बाघों का, जो कि विश्व के कुल बाघों की 75% पॉपुलेशन है, का अनुमान लगाया। भारत ने बाघों की जनसंख्या के मामले में नया विश्व रिकॉर्ड भी बना दिया है। वाटरशेड विकास परियोजनाओं के लिए नाबार्ड द्वारा बैंकों और वित्तीय संस्थानों को कितने रुपए का कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा? हाउ मच लोन विल बी प्रोवाइडेड बाय नाबार्ड टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉर वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 5000 करोड़ रुपीस। इस योजना के तहत आवंटित धन को वित्तीय संस्थानों और बैंकों को 2150 वाटरशेड विकास परियोजनाओं में लाभार्थियों को उधार देने के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। नाबार्ड ने पैक्स, जिसका फुल फॉर्म है प्राथमिक कृषि साख समिति, को कंप्यूटरीकृत करने के लिए योजना शुरू की है। इस योजना के तहत शुरुआती चरणों में 5000 पैक्स को अपग्रेड किया जाएगा। भारतीय सेना ने हाल ही में जवानों के लिए कितने ऐप्स बैन कर दिए हैं? इंडियन आर्मी हैज रिसेंटली बैंड हाउ मेनी ऐप्स फॉर सोल्जर्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 89 ऐप्स बैन किए हैं। सेना ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि बैन में शामिल सभी ऐप को तुरंत अपने स्मार्टफोन से हटा दें। अब भारतीय सैनिक भी अपने स्मार्टफोन से सोशल मीडिया का प्रयोग नहीं कर सकेंगे। और इस ऐप में सिर्फ चाइनीज ऐप ही नहीं है, बल्कि बहुत सारे ऐप पॉपुलर ऐप हैं जो कि चाइना के नहीं है, जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया इत्यादि। पिछले दिनों हुई गलवान में चीनी सेना से झड़प के बाद भारत में चीनी सामानों, चीनी व्यवसाय का विरोध हो रहा है। इसके बाद सुरक्षा के लिहाज से केंद्र सरकार ने 59 ऐप को प्रतिबंधित कर दिया था। वॉन कर्मन पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? Who has been announced to be awarded the Von Karman Award 2020? The right answer is option number A, के सिवन। ये इसरो के अध्यक्ष हैं और वैसे इनका जन्म स्थल है कन्याकुमारी, तमिलनाडु। के कस्तूरी रंगन और UR राव के बाद यह पुरस्कार पाने वाले केवल तीसरे भारतीय बने हैं। यह पुरस्कार इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉमिक्स IAA द्वारा गठित किया गया था और मार्च 2021 में से पेरिस में प्रदान किया जाएगा। इसका नाम एरोस्पेस इंजीनियर और वायुगतिकी विशेषज्ञ थियोडोर वॉन कर्मन के नाम पर रखा गया है। ईरान ने हाल ही में किस देश को चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है? Which country has recently been excluded from the Chabahar rail project by Iran? The right answer is option number B, अपने देश भारत को बाहर कर दिया गया है। ईरान के परिवहन और शहरी विकास मंत्री ने इसकी जानकारी दी। भारत को हटाने की वजह थी भारत से फंड की देरी।
ईरानी रेलवे अब इस परियोजना के साथ आगे बढ़ेगा, जो मार्च 2022 तक पूरी हो जाएगी और परियोजना के लिए लगभग 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का धन ईरानी राष्ट्रीय विकास कोष से इस्तेमाल किया जाएगा। ध्यान में रहे कि 2016 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईरान यात्रा के दौरान भारत सरकार की इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, जिसे पहले इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, और ईरानी रेलवे के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ था। ये देखिए तस्वीर में यही रेल प्रोजेक्ट है। यहाँ पर चाबहार पोर्ट है और यहाँ से लेके ये वाला जो जगह दिख रहा है आपको जायदान के लिए, यानी कि टोटल किलोमीटर है 628, तो 628 किलोमीटर के लिए। और ये देखिए ये 3 देशों का मीटिंग पॉइंट है कह सकते हैं, एक अफगानिस्तान है, एक पाकिस्तान है और एक ईरान। ये तीनों देशों का मीटिंग पॉइंट है, लेकिन वैसे ये है ईरान में ही। हालांकि सईद रसूली जो कि डिप्टी मिनिस्टर हैं, रोड एंड हेड ऑफ ईरान रेलवेज, उन्होंने डिनाई किया है कि इंडिया को कंप्लीटली आउट कर दिया गया है। कंप्लीटली आउट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी बाहर तो हो ही गए हैं। कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए रोको टोको अभियान 30 राज्य में शुरू किया गया है। रोको टोको कैंपेन हैज बीन लॉन्च्ड टू काउंटर द कोविड-19 पैंडेमिक इन विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में। यह अभियान उन लोगों पर केंद्रित होगा जो मध्य प्रदेश राज्य में मास्क नहीं पहन रहे हैं। इस अभियान के तहत चुनिंदा संगठनों द्वारा स्वेच्छा से उन लोगों को मास्क प्रदान करने का काम सौंपा जाएगा जिन्होंने इसे सार्वजनिक स्थानों पर नहीं पहना है, और उस व्यक्ति से मास्क की कीमत के एवज में 20 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। किस देश के राष्ट्रपति एंड्रेस डूडा ने 2020 राष्ट्रपति चुनाव में फिर से जीत हासिल की है? विच कंट्रीज प्रेसिडेंट एंड्रेस डूडा हैज वन अगेन इन द 2020 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पोलैंड के। कुल वैध मतों के 51.21% के साथ बहुमत के आंकड़े को इन्होंने पार कर लिया और इन्होंने विपक्षी उम्मीदवार राफाल ट्रोजरोस्की, जिन्होंने 48.79% मत हासिल किए, उस पर जीत हासिल की। पोलैंड का मैप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। तो ये देखिए यूरोप का मैप है, यहाँ पर है पोलैंड और इसके आसपास की कंट्रीज और वाटर बॉडीज को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर एक वाटर बॉडीज है बाल्टिक सी, बाल्टिक सी से ये लग रहा है, साथ साथ में इस तरफ है जर्मनी, उसके बाद है चेक रिपब्लिक, इसी तरह से और नेबरिंग कंट्रीज है, इसको ध्यान में रखिएगा। एटलस में एक बार इसका प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। यूनाइटेड किंगडम में वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI के मामले में भारत की रैंक क्या रही? What was India's rank in terms of foreign direct investment (FDI) in the United Kingdom in the financial year 2019-20? The right answer is option number B. दूसरे नंबर पे रहा भारत। अमेरिका 462 परियोजनाओं के साथ FDI का नंबर 1 स्रोत बना हुआ है वहाँ पे, जिसके फलस्वरूप 20,131 नौकरियां सृजित हुई है, जबकि 120 परियोजनाओं में निवेश करने के बाद भारत दूसरे स्थान पर आ गया है। इसके फलस्वरूप 5,429 नौकरियां सृजित हुई है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में भारत 106 परियोजनाओं के साथ तीसरे यानी थर्ड प्लेस पे था, जो कि अब सेकेंड प्लेस पे आ गया है। वर्ष 2023 के निर्धारित लक्ष्य से पूर्व ही दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में खसरा और रूबेला को समाप्त करने वाले पहले 2 देश कौन बन गए हैं? The first 2 countries to eliminate measles and rubella in the Southeast Asian region before the target of 2023 are? The right answer is option number A, मालदीव और श्रीलंका। 2017-18 में भूटान, तिमोर लेस्ते, उत्तर कोरिया और मालदीव दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र जो मीजल्स वायरस को सफलतापूर्वक समाप्त कर चुके थे। जुलाई 2019 में खसरा को खत्म करने के लिए श्रीलंका WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र से तीसरा राष्ट्र बन गया। WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में कुल 11 देश हैं। कौन कौन से देश हैं? भारत, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, थाईलैंड, मालदीव, म्यांमार, उत्तर कोरिया, तिमोर लेस्ते, इंडोनेशिया और नेपाल। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं और इस चैनल पर प्रसारित होने वाले करंट अफेयर्स का PDF संपूर्ण व्याख्या के साथ प्राप्त करना चाहते हैं, यानी मैं जो भी बोल रहा हूं वो उस PDF में मेंशन हो, तो इसकी सूचना वीडियो के अंत में दी जाएगी। दोस्तों, PDF के सारे इस आधे घंटे के वीडियो प्रोग्राम को आप 5 से 6 मिनट में आसानी से रिवाइज कर सकते हैं और ये एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। इनमें से किस भारतीय नौसेना जहाज ने ऑपरेशन समुद्र सेतु में भाग नहीं लिया था? Which of these Indian naval ships did not participate in ऑपरेशन समुद्र सेतु? The right answer is option number D. INS घड़ियाल ने नहीं किया था, बाकी तीनों ने किया था। INS मगर, INS जलस और INS श्रद्दुल। और चौथा शिप था INS एरावत। कुल 4 शिप ने भाग लिया था इसमें। इन 4 भारतीय नौसेना जहाजों ने मालदीव, श्रीलंका और ईरान से कोविड-19 महामारी के दौरान भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए
23,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की। ऑपरेशन समुद्र सेतु 8 मई को शुरू हुआ जब INS जलस्व ने मालदीव की राजधानी माले से 698 भारतीय नागरिकों को वापस लाया था। भारत किस देश से हेरॉन निगरानी ड्रोन खरीदेगा? फ्रॉम विच कंट्री विल इंडिया बाय हेरॉन सर्वेलेंस ड्रोन्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इजराइल से खरीदेगा। देखिए तस्वीर उसकी, यह इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री के मालट UAV डिवीजन द्वारा विकसित एक मध्य ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ने वाला मानव रहित हवाई वाहन है, यानी UAV है। और साथ साथ में ये तस्वीर देखिए, स्पाइक LR एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ये भी खरीदेगा भारत इजराइल से ही। स्पाइक चौथी पीढ़ी की एक फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसे इजरायली कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम द्वारा डिजाइन एवं विकसित किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहे इदलिब प्रांत किस देश में स्थित है? इदलिब प्रोविंस विच वॉज इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच कंट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ये सीरिया में है, उत्तर पश्चिम में स्थित है यह सीरिया में, और यह शहर एलेप्पो से 59 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। 2011 में सीरियाई गृह युद्ध की शुरुआत में सीरियाई विद्रोही गुटों द्वारा इदलिब शहर पर कब्जा कर लिया गया था। न्यूज में क्यों है? 7 जुलाई को जारी यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल की एक रिपोर्ट में कहा गया है इदलिब प्रोविंस में सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर सीरियाई एवं रूसी हवाई हमले युद्ध अपराधों की श्रेणी में आते हैं। इस रिपोर्ट में 1 नवंबर 2019 से 1 जून 2020 के बीच इदलिब प्रांत में होने वाली घटनाओं का आकलन किया गया है। इस समय के दौरान इदलिब प्रांत को एक सशस्त्र समूह द्वारा नियंत्रित किया गया था जिसे हयात तहरीर अल शाम HTS कहा जाता था, जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकवादी समूह है। गंभीर रूप से लुप्तप्राय जातीय समूह तंगम्स भारत के किस राज्य में निवास करती है? द क्रिटिकली एंडेंजर्ड एथनिक ग्रुप तंगम्स रिजाइड्स इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश में निवास करती है। तांगम अरुणाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव में 253 वक्ताओं यानी तांगम भाषा का प्रयोग करने वाले के रूप में केंद्रित एक समुदाय है। तांगम अरुणाचल प्रदेश की बड़ी आदि ट्राइब के भीतर एक अल्प ज्ञात समुदाय है जो ऊपरी सियांग जिले के पेंडेम सर्किल में हैमलेट ऑफ कुकिंग में रहते हैं। यूनेस्को के वर्ल्ड एटलस ऑफ इंडेंजर्ड लैंग्वेज के अनुसार तांगम एक मौखिक भाषा है जो तिब्बतो बर्मन लैंग्वेज फैमिली के तहत तानी ग्रुप से संबंधित है। न्यूज में क्यों है? मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने एक पुस्तक जिसका नाम है तांगम्स एन एथनोलॉजिस्टिक स्टडी ऑफ द क्रिटिकली एंडेंजर्ड ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश जारी की है, और उसी ग्रुप की ये दोनों बच्चियां तस्वीर में आप सामने देख सकते हैं। अंतिम प्रश्न, इसके बाद PDF के बारे में जानकारी दी जाएगी। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर किस राज्य में स्थित है? श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यह केरल में, तस्वीर देखिए सामने, तिरुवनंतपुरम में है। न्यूज में क्यों है? मंदिर प्रशासन में त्रावणकोर रियासत के पूर्ववर्ती शाही परिवार के अधिकारों को सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है। इस संबंध में न्यायालय ने कहा कि प्रथागत कानून के अनुसार अंतिम शासक की मृत्यु के बाद भी शबैत अधिकार अर्थात मंदिर से संबंधित मामलों को प्रबंधन करने का अधिकार परिवार के शेष सदस्यों के साथ बना रहता है। सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय से विश्व के सबसे धनी मंदिरों में से एक के रूप में पहचाने जाने वाले इस मंदिर को लेकर सरकार और त्रावणकोर रियासत के पूर्ववर्ती शाही परिवारों के सदस्यों के बीच चली रही दशकों पुरानी कानूनी लड़ाई समाप्त हो गई है। तो चलिए दोस्तों, अब चर्चा करते हैं MPN अकेडमी पर प्रसारित होने वाले करंट अफेयर्स और इसके PDF के बारे में। दोस्तों, वैसे तो मार्केट में और ऑनलाइन करंट अफेयर्स की कोई कमी नहीं है, भरे पड़े हैं, लेकिन MPN अकेडमी पर जो करंट अफेयर्स आपको मिल रहा है उसके सहारे केवल 15 घंटे में, ओनली इन 15 आवर्स, आप पूरे साल भर का करंट अफेयर्स रिवाइज कर सकते हैं। कैसे? देखिए, इस चैनल पर वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज प्रसारित होता है प्रत्येक रविवार शाम 6 बजे। तो यदि आप साल भर का करंट अफेयर्स स्टडी करें तो कुल 53 PDF हो जाएंगे, 52 हफ्ते का और एक बजट और इकोनॉमिक सर्वे का। प्रत्येक PDF में आपको लगभग 5 से 6 मिनट का एवरेज टाइम लगेगा रिवाइज करने में, तो कुल 318 मिनट लगेंगे आपको वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज को रिवाइज करने में पूरे साल भर का। उसी प्रकार से मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स, इसकी वीडियो नहीं आती, ये सिर्फ आपको PDF के रूप में मिलती है। तो 12 मंथ्स यानी 12 PDFs, प्रत्येक PDF में लगभग 25 से 30 मिनट का समय लगेगा, तो कुल मिलाकर के 300 मिनट यहाँ लग गए। और बिहार करंट अफेयर्स के 14 PDF मिलेंगे, 12 महीने का हो गया, एक बिहार बजट और एक बिहार इकोनॉमिक सर्वे, तो इसमें लगभग 20 से 25 मिनट का समय लगता है, तो कुल 280 मिनट। कुल जोड़ेंगे तो केवल 15 घंटे लगेंगे और 15 घंटे में
आप पूरे साल भर का करंट अफेयर्स रिवाइज कर सकते हैं। यदि आपने 2 से 3 बार एग्जाम से एक सप्ताह पहले 2 से 3 बार यदि आपने इसे अच्छे से रिवाइज कर लिया तो करंट अफेयर्स आपका सेक्शन कवर हो जाएगा। इसके लिए दोस्तों संपूर्ण व्याख्या के साथ पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएगी। क्वेश्चन और आंसर हिंदी इंग्लिश दोनों यानी बाइलिंगुअल रहेगा। हालांकि इसका डिस्क्रिप्शन सिर्फ हिंदी में ही अवेलेबल है। इसके लिए एक बहुत ही साधारण शुल्क है, एनुअल फी है, एक ही टाइम पे करना है 600 रुपीज़ और आपको सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। बैंकिंग डिटेल दिया हुआ है, प्रियंका कुमारी के नाम से अकाउंट है, इसमें आई नहीं है, ध्यान रखिएगा। IFSC कोड और अकाउंट नंबर दिया गया है। साथ में पेटीएम, फोनपे, यूपीआई और गूगल पे के थ्रू से पे कर सकते हैं। एक ही नंबर है 7366005556। ये व्हाट्सएप नंबर भी है। आप ट्रांजैक्शन करके इसी व्हाट्सएप पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, आपको व्हाट्सएप पे ही पीडीएफ मिलना शुरू हो जाएगा। चाहे आप उसका प्रिंट आउट ले लीजिए, अदरवाइज आप ऑनलाइन भी रिवाइज कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज राइट डाउन योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।